आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल कार्ल मार्क्स जो है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में आता है और यहीं से हम मार्क्सवाद की शुरुआत देखते हैं। और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में होता है और उसकी मृत्यु जो है 1813 ईस्वी में हो जाती है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये उसके 1818 में उसका जन्म होता है और यहाँ पे जो है 1883 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। और कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी का रहने वाला होता है, लेकिन उसने अपने एजुकेशन या फिर अपने एजुकेशन लाइफ में कह लीजिए या फिर अपने पूरे जीवन में वो देश विदेश की यात्राएं करता रहता है। फिर और जो है कि वो जो कार्ल मार्क्स है उसका जो संबंध है वो यहूदी घराने से होता है और उसने ईसाई धर्म को अपना लिया था। फिर हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स रहता है वो हेगल के विचारों से प्रभावित रहता है। वो जब एजुकेशन के लिए जाता है तो वहाँ हेगल के बारे में पढ़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हेगल के विचारों से प्रभावित रहता है और जो हेगल की द्वंद्वात्मक नीति रहती है उससे वो प्रभावित होता है और उसके पूरे शिक्षा दर्शन पे हेगल के द्वंद्वात्मक नीति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कार्ल मार्क्स आता है तो उसने हेगल की नीति से ही प्रभावित होकर उसने फिर क्या देता है, भौतिक द्वंद्ववाद का एक सिद्धांत देता है। यहीं से हम देखते हैं कि भौतिक द्वंद्ववाद की शुरुआत होती है, जो किसके द्वारा होती है, कार्ल मार्क्स के द्वारा होती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो जाता है अपने एजुकेशन के लिए तो वहीं पे उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं जहाँ से वो उनके विचारों से प्रभावित होता है। लेकिन वहाँ फ्रेडरिक एंगेल्स जो मिलता है वो उसका क्या होता है, सहपाठी भी होता है और उसका शिष्य भी बन जाता है बाद में। और जो कार्ल मार्क्स ने जितने भी थ्योरी, जितने भी विचार दिए हैं उसमें फ्रेडरिक की जो सहभागिता बराबर की होती है और जो कार्ल मार्क्स जो विचार देते हैं उसके प्रचारक के रूप में फ्रेडरिक कार्य करता है। ठीक। आगे हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में मुख्यतः दो बुक लिखी है, जिसका पहला जो बुक है उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 ईस्वी में लिखा गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो 1848 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक। और उसकी जो दूसरी बुक है वो कैपिटल है। उसकी दूसरी बुक का नाम कैपिटल, हिंदी में इसको पूंजी कहते हैं और इसके 3 संस्करण होते हैं। मतलब ये जो बुक है वो 3 बार प्रकाशित होती है। एक का प्रकाशन तो खुद फर्स्ट का प्रकाशन जो 1867 ईस्वी में होता है, पहली बार होता है, और दूसरा जो इसका प्रकाशन है वो हम देखते हैं कि 1885 ईस्वी में होता है। और जो तीसरा जो इसका प्रकाशन है वो तीसरे जो चरण का प्रकाशन होता है वो 1894 में होता है। दूसरे और तीसरे का प्रकाशन एंगेल्स करता है। मतलब फ्रेडरिक जो उसके विचारों का, कार्ल मार्क्स के विचारों को जो संपादक, मतलब विचारों का प्रचारक रहता है, वो दूसरे और तीसरे संस्करण को प्रकाशित करता है। और जो प्रथम संस्करण है उसका स्वयं कार्ल मार्क्स ने ही 1867 ईस्वी में प्रकाशित करते हैं। फिर देखते हैं कार्ल मार्क्स के विचारों की 2 मुख्य धाराएं हैं। एक धारा को हम चिरसम्मत कहते हैं और दूसरी धारा जो है मानवतावादी चिंतन है। ठीक। जिस पर कार्ल मार्क्स की जो चिंतन है, कार्ल मार्क्स के जो विचार आधारित है वो एक चिरसम्मत मार्क्सवाद है और दूसरा मतलब उनकी कार्ल मार्क्स के जो विचार है उससे 2 धाराएं निकलती हैं, एक चिरसम्मत मार्क्सवाद और दूसरा मानवतावादी चिंतन। फिर हम आगे देखते हैं कि इनकी विचारधाराएं जो हैं इसमें हम वही है, मतलब इसको हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं कि क्लासिकल मार्क्सिज्म और ह्यूमनिस्ट थॉट्स, मतलब मानवतावादी चिंतन, जिसको हम नियो मार्क्सिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चिरसम्मत मार्क्सवाद क्या है। चिरसम्मत मार्क्सवाद, जिसको हम क्लासिकल मार्क्सिज्म कहते हैं, इसके 2 आधार हैं। नंबर 1 हम देखते हैं कि दार्शनिक आधार, नंबर 2 अनुभवमूलक आधार। ठीक। दार्शनिक आधार और अनुभवमूलक आधार, जिसमें दार्शनिक आधार में हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, फिर हम देखते हैं कि अनुभवमूलक में ऐतिहासिक भौतिकवाद। इनकी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। फिर हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में मार्क्स ने
हेगल के द्वंद्वात्मक जो पद्धति रहती है उससे प्रभावित होकर उसमें भौतिकवाद को जोड़ देते हैं। मतलब द्वंद्वात्मक कहाँ से लिया? हेगल से लिया। और जो भौतिकवाद है वो किसका? स्वयं का है, मार्क्स का खुद का है। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक, आगे हम देखते हैं कि इसको हम पढ़ लेते हैं। मार्क्स ने हेगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने भौतिकवाद के साथ जोड़कर सामाजिक परिवर्तन की बात करता है और स्वयं भौतिक तत्व के भीतर विकास की क्षमता पाता है। ठीक, ये यहाँ पे होता है। और फिर जो मार्क्स का जो थ्योरी है वो किस पे है? जड़ तत्व की उत्पत्ति चेतन तत्व से नहीं होती बल्कि चेतना स्वयं जड़ तत्व के विकास की एक अवस्था है। इसमें मार्क्स बताते हैं कि जो जड़ तत्व की उत्पत्ति है वो तत्व से नहीं होती है बल्कि चेतना जो है वो स्वयं जड़ तत्व के विकास की एक आस्था है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मनुष्यों को सामाजिक अस्तित्व चेतना पर, मनुष्यों के जो सामाजिक अस्तित्व है वो उनकी चेतना पर आश्रित नहीं होता है बल्कि किस पे होता है? जो चेतना है वो स्वयं सामाजिक अस्तित्व पर आधारित होता है। कार्ल मार्क्स का कोट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं हेगल और कार्ल मार्क्स बिलीव इन दैट। मतलब जो हेगल और कार्ल मार्क्स वो किसमें, दोनों लोग किसमें बिलीव करते हैं? पहला तो यही हम देख लेंगे कि द्वंद्वात्मक पद्धति में बिलीव करते हैं, और दूसरा देखते हैं कि जब तक एक सामाजिक विकास अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचता तब तक प्रत्येक सामाजिक अवस्था अस्थिर रहती है। ये कार्ल मार्क्स और हेगल दोनों इसमें बिलीव करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स और हेगल जो है उनके में क्या समानताएं हैं, क्या असमानता है, इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दार्शनिक आधार के आधार पर देखें तो कार्ल मार्क्स चेतनवादी थे और कार्ल मार्क्स जो थे वो जड़वाद थे। मतलब इन्होंने भौतिकवाद का उदाहरण दिया था। और जो हेगल है वो चेतनवाद के हैं। विकास की प्रकृति में देखें तो विकास द्वंद्वात्मक दोनों लोग अपनाते हैं, कार्ल मार्क्स भी और हेगल भी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकृति का माध्यम जो है राष्ट्रों का संघ होगा, इसमें बताते हैं और देखेंगे कि और हेगल बताते हैं राष्ट्रों का संघ और कार्ल मार्क्स बनाते हैं वर्गों का संघ। नेक्स्ट हम देखते हैं विकास का चरम लक्ष्य क्या होगा। यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि हेगल जो है वो राष्ट्र के अस्तित्व की बात करते हैं, लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो राज्यविहीन वर्ग की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स हैं उन्हें उत्पादन के साधनों का विकास किस तरह देखा है। उत्पादन के साधनों को इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा, मतलब एक पूंजीवादी व्यवस्था पर इनका जो विचार है केंद्रित रहता है। उस पर हम देखते हैं कि उत्पादन के साधनों का विकास कैसे है। प्रौद्योगिकी विकास इसके एक है और दूसरा अनुभवी निपुणता के साथ विकास पद्धति। इसमें हम देखते हैं कि आगे कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद का विवेच्य विषय क्या रहता है? सामाजिक जीवन की भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब हम क्या पढ़ते हैं? द्वंद्वात्मक पद्धति जो थी उसके आधार पर पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसमें हम देखते हैं कि इतिहास की आर्थिक व्यवस्था, इसके जो आधार रहते हैं इतिहास के, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसको इतिहास की आर्थिक व्याख्या कहते हैं, या फिर उसको इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इसको दो अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो की मुख्य विवेचना है वो किन आधारों पे होती है? वो होती है आधार पहला जो होता है और दूसरा जो है अधिरचना होती है। ठीक, आधार से मतलब क्या है? समाज की आर्थिक संरचना, और अधिरचना से मतलब क्या है? समाज के कानूनी राजनीतिक ढांचा और सामाजिक चेतना की विविध अभिव्यक्तियाँ। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का मुख्य मान्यता जो है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो मुख्य मान्यता है वो क्या है? उत्पादन की शक्तियों का विकास धीमे धीमे होता है, परंतु जब उनका स्वरूप आमूल बदल जाता है तब प्रचलित उत्पादन संबंध उन शक्तियों को संभालने में असमर्थ सिद्ध होता है। ऐसी हालत में उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन संबंधों में संघर्ष पैदा होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ही कहते हैं कि क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। मतलब कार्ल मार्क्स यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो किसके थ्रू होता है? क्रांति के थ्रू होता है। और
जो क्रांति के साथ होता है, और क्रांति को इन्होंने समाज में परिवर्तन का अनिवार्य साधन माना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्क्सवाद को प्रगतिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, प्रगतिवादी क्या है? ऐतिहासिक प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये किसने बोला है? कार्ल मार्क्स ने बोला है। फिर हम देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद में समाज जो है उसके हमने बताया कि समाज ऐतिहासिक भौतिकवाद को पढ़ने के लिए दो हमने पिलर यहाँ पे बनाए हैं। एक है आधार, एक है अधिरचना। आधार से हमको क्या मिलता है? उत्पादन प्रणाली, उत्पादन की शक्तियाँ, फिर हम उत्पादन के साधन, यंत्र उपकरण और श्रम शक्ति, मानवीय ज्ञान और निपुणताएं इसमें हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो दूसरा हमारा है सामाजिक विन्यास, परस्पर विरोधी, दास प्रथा, स्वामी प्रथा। फिर सामंती आ जाता है। सामंत में हम जानते हैं जमींदार होते हैं, किसान होते हैं, जबकि दास में हम किसको जानते हैं? एक स्वामी होगा, एक दास होगा। और फिर हम देखते हैं पूंजीवादी व्यवस्था जब आती है तो उसमें पूंजीपति का कामगार होते हैं। दो इसमें होते हैं, एक पूंजीपति होता है समाज में, एक कामगार होता है पूंजीपति प्रणाली में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ग का संघर्ष क्या होता है। वर्ग के संघर्ष में ऐतिहासिक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। जो वर्ग का संघर्ष है इसको हम ऐतिहासिक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत कहते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं समाज का विभाजन। जो सबसे समाज वर्ग का विभाजन जो है वो कार्ल मार्क्स के थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखते हैं कि वर्ग कैसा होगा। एक होगा धनवान, ठीक, जिसके पास जो प्रभुत्वशाली होगा। एक होगा निर्धन, जो पराधीन होगा, मतलब वो दूसरों पे डिपेंड होगा, एक होता है। और दोनों में संघर्ष अंततः बना रहता है, मतलब ये संघर्ष चिरकाल तक बना रहता है। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर लो आप लोग कि जो इसमें एक और वर्ग आता है जो मध्यम वर्ग होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मध्यम वर्ग का अस्तित्व बहुत क्षणिक होता है, वो चिरकाल तक नहीं रह पाता। तो इसको यहाँ इन्होंने विस्तृत उल्लेख नहीं किया है। फिर हम देखते हैं कि संघर्ष तब तक बना रहता है जब तक कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो संघर्ष की स्थिति है तब तक बनी रहती है जब तक जो समाज की बागडोर है वो किसान या कामगार के हाथों में नहीं चली जाती है। फिर हम देखते हैं समाज का अब तक का इतिहास, वर्ग संघर्षों का इतिहास है। कार्ल मार्क्स ने अपने जो साम्यवादी घोषणा पत्र जो 1848 में लिखा है इन्होंने इसमें ये कहते हैं कि समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मतलब ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास से ही मनुष्य सीखता है। ठीक फिर आगे कहते हैं कि जिस वर्ग ने शोषणकर्ताओं से सत्ता छीन या कालांतर में वह स्वयं शोषणकर्ता बन जाते हैं। ये कहते हैं कि जैसे पहले मतलब कोई भी है अगर प्रभुत्वशाली है तो शोषण करता है, फिर बाद में उनमें क्या होता है? संघर्ष होता है। और ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये स्थिति बनी रहती है। और फिर बाद में क्या होता है? वही जो दास होता है, जो शोषित होता है, वही एक बार क्या हो जाता है? अंततः पूंजीपति के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है। और जो पूंजीपति रहता है वो क्या होता है? निर्धन बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी को मतलब समाज वर्ग को डिफाइन करने के लिए प्राचीन काल से अब तक के आधुनिक काल के थे वो, तो आधुनिक काल तक कैसे कैसे उन्होंने डिफाइन किया यहाँ पे हम पढ़ते हैं। बताते हैं कि प्राचीन काल में जो समाज था वो दो भागों में बटा था, एक सेवक था, एक स्वामी, और इसमें परस्पर विरोध होता था। फिर हम देखते हैं कि मध्यकाल की व्याख्या करते हैं, उसमें बताते हैं कि सामंती व्यवस्था थी। और पहला क्या था? सामंती व्यवस्था थी और उसमें एक वर्ग किसान था और दूसरा क्या था? जमींदार। और किसान और जमींदार में लगातार क्या होते रहता था? उनमें लगातार होते रहता था विरोध। फिर देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में फिर क्या होता है? एक पूंजीपति वर्ग होता है। उस पूंजीपति वर्ग में दो वर्ग होते हैं। एक काम जो पूंजीपति समाज होता है उसमें एक कामगार वर्ग होता है और दूसरा पूंजीपति। और इन दोनों में भी क्या होता है? लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। और ये स्थिति क्या होती है? अपनी चरम सीमा पे हो जाती है। फिर पूंजीपति में भी क्या होते हैं? दो भाग बढ़ते हैं, एक जिसके पास अधिक धन होता है और एक जिसके पास कम धन होता है।
ठीक। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फिर यहाँ ही से मध्यम वर्ग की शुरुआत होती है, लेकिन ये चिरकालिक नहीं होता है, या अस्थिर होता है, मतलब कुछ समय के लिए आता है फिर हट जाता है, मतलब जिसको मीडिएटर के तौर पे हम समझ सकते हैं। फिर यहीं से क्या होता है, नया समाज बनता है, फिर यहीं से साम्यवाद की स्थापना होती है। कार्ल मार्क्स जो है वो साम्यवादी व्यवस्था को पुरजोर मानते हैं और फिर कहते हैं कि यहीं से जो स्वामित्व है, समाज की बागडोर है, वो किसके हाथों में चली जाती है, कामगार के हाथों में चली जाती है। और ये इसके पहले, मतलब जब तक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं होती है, उसके पहले तक की जो समाज था वो कैसा था, समाजवादी समाज था। ठीक। फिर हम देखते हैं कि हीगल और कार्ल मार्क्स में क्या मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स जो है राष्ट्र की स्थापना की बात नहीं करते हैं, जबकि हीगल क्या है, राष्ट्र की स्थापना या फिर राष्ट्र के अस्तित्व की बात करते हैं। ठीक। फिर हम देखते हैं वर्ग विहीन समाज को साम्यवादी समाज की संज्ञा दी है। ठीक। कार्ल मार्क्स ने हमेशा से ही उन्होंने क्या किया है कि समाज को वर्ग विहीन बताया है इन्होंने, मतलब समाज जो है वो किसी वर्ग में नहीं बटा रहेगा। ठीक। और इन्होंने बोला है कि राष्ट्र जो एक राज्य की सीमाएं होती हैं, इसका इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था है उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो साम्यवादी व्यवस्था में राज्य उत्पीड़न का साधन होता है, इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था में राज्य का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप राज्य विलुप्त हो जाता है। तो अगर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर राज्य बना हुआ है, ठीक, तो फिर क्या होता है, लेकिन मतलब जैसा हमने देखा कि समाजवादी व्यवस्था तक, मतलब आधुनिक काल आते आते, ठीक, समाजवादी व्यवस्था थी, आधुनिक काल तक थी, लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन होता है, तो फिर क्या होता है, वो साम्यवादी व्यवस्था हट जाती है। इसका मतलब क्या है, जब साम्यवादी व्यवस्था हट जाती है, फिर वहीं से कौन सी व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है, समाजवादी व्यवस्था हट जाती है, फिर वहीं से साम्यवादी व्यवस्था का उत्थान हो जाता है। ठीक। फिर हम देखते हैं समाजवादी व्यवस्था जो है वो वर्ग विहीन होगी और राज्य विहीन होगी। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था जो है वो क्रांति व परिवर्तन के बाद मनुष्य व्यवस्था लोक से निकलकर स्वतंत्रता लोक में प्रवेश कर लेता है। मतलब इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो समाजवादी व्यवस्था रहती है उसमें मनुष्य जो है विवश रहता है, लाचार रहता है, लेकिन जब साम्यवादी व्यवस्था आती है तो मनुष्य इन सब से बाहर निकल आता है। उसके बाद फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज की छत्रछाया में साम्यवाद का उदय होता है। मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि समाजवाद कब तक था, जब तक साम्यवाद उदय नहीं हुआ। मतलब साम्यवाद के पतन के बाद ही समाजवाद के उदय के बाद ही साम्यवाद की स्थापना होती है। ठीक। नेक्स्ट हम दोनों में अंतर कैसे समझते हैं। समाजवाद क्या है, समाजवाद में ना योग्यता आपके पास जितनी है उतना आप काम करेंगे, ठीक, उसी कार्य के अनुसार आपको फल मिलेगा। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं है, आपकी योग्यता के अनुसार आप काम करेंगे, लेकिन आपको जितनी आवश्यकता है आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको उत्पादन या फल मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा रहता है वो अंतर्राष्ट्रीय रहता है। यहाँ स्वरूप मतलब विचारधारा है जो अंतर्राष्ट्रीय है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ग की चेतना की अवधारणा। इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं वर्ग अपने आप में बुजुर्गा समाज की उपज है। एक इसने द जर्मन आइडियोलॉजी जो एंगेल्स रहते हैं कार्ल मार्क्स के प्रचारक, उन्होंने इसको लिखा है। और फिर आगे कहते हैं जब तक के समाज का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये साम्यवादी घोषणा पत्र में इन्होंने बताया है। ठीक। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।